वेलकम टू बिजनेस स्मोकर। मेरा नाम अभिषेक है। हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है कि आखिर टाटा मोटर्स नीचे क्यों जा रहा है और क्या हमें टाटा मोटर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो उसका आंसर मैं दे देता हूं, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज ये बताना चाहूंगा कि आप इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे डायरेक्ट डिसीजन मत लेना, आप थोड़ा अपना रिसर्च जरूर करना। हालांकि ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत ही सही और एक्यूरेट है। अब प्राइस नीचे क्यों जा रहा है, उसका मेन रीजन है उनका परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं है, साथ ही साथ कंपटीशन भी बढ़ते जा रहा है टाटा मोटर्स के लिए। और जो उनका रिजल्ट था वो खराब क्यों था वो मैं आपको बताता हूँ। मतलब ये जो अभी वाला रिजल्ट है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उसके थोड़े पहले रिजल्ट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये आप देख ही रहो कितनी तरीके से लगातार स्टॉक पहले से ही नीचे गिरते जा रहा है। तो दो मेजर प्रॉब्लम्स हो गई टाटा मोटर्स के साथ। पहला टाटा मोटर के साथ प्रॉब्लम हुआ कि मॉनसून बहुत ज्यादा हो गया, बारिश बहुत ज्यादा हो गई। अब बारिश ज्यादा होने की वजह से क्या फर्क पड़ा टाटा मोटर्स के ऊपर, देखिए बारिश जब ज्यादा हुई थी पिछले साल तो जो मिट्टी होती है वो गीली हो गई थी। तो जितने भी हैवी व्हीकल्स हैं टाटा मोटर्स के, उनकी डिमांड कम हो गई। क्यों? अब मान लो किसी को मिट्टी खनना है और ट्रैक्टर में भर के या फिर कहीं लेके जाना है, तो वहां पे भी अगर जमीन गीली हो जाती है तो आप वो यूज नहीं कर सकते। फिर आपको मान लो रेत या फिर बालू लेना है, सीमेंट लेना है, उसमें भी अगर बारिश ज्यादा हो गई तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा रुक जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्लो डाउन हो जाता है। कहीं कोयले खनने हैं, फिर वो ट्रक्स में भर के लेके जाने हैं, तो उसकी वजह से जो उनका हैवी कॉमर्शियल व्हीकल वाला सेगमेंट था वहां पे उनको प्रॉब्लम्स देखने को मिली। और दूसरा जो इनका सेगमेंट था JLR का, JLR में इनको जो प्रॉब्लम हुई वो थी रॉ मटेरियल की, यानी कि जो वो स्टील यूज करते हैं, हाई ग्रेड स्टील, वहां पे उनको प्रॉब्लम हो गई क्योंकि वो महंगे मिल रहे थे। तो दूसरी प्रॉब्लम वहां पे आ गई इनकी। तीसरी प्रॉब्लम क्या आ गई कि ईवीज में जो पैसेंजर व्हीकल्स हैं वहां पे कंपटीशन और ज्यादा बढ़ गया। फिलहाल तो जो पहले का डेटा है उसमें क्या था कि टाटा मोटर्स के पास बहुत ज्यादा एज था, टाटा मोटर्स ने बहुत ज्यादा मार्केट कैप्चर किया हुआ था, लेकिन धीरे धीरे और भी कॉम्पिटिटर्स इसमें घुसते गए तो टाटा मोटर को वहां भी नुकसान हो गया। अभी फिलहाल टाटा मोटर के जो हैं वो 3 सेगमेंट से आप ऐसा कह लो, कॉमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल, JLR, ये सारी चीजें। तो ये थे कुछ मेजर रीजंस, लेकिन 2 और इंपॉर्टेंट रीजंस थे इसके पीछे। वो था रेड सी का कॉन्फ्लिक्ट। अब रेड सी क्या होता है ये समझाता हूं आपको। आपकी स्क्रीन पे एक मैप दिख रहा होगा, तो ये जो डार्क वाली लाइन है ये है रेड सी। अब इसमें क्या हो रहा था कि जो भी शिप्स यहां से जा रही थी उनके ऊपर हमला हो जा रहा था, सामान लूट लिया जा रहा था, काफी प्रॉब्लम चल रही थी, वो आप रिसर्च कर लेना। लेकिन ये जो रेड सी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिकली। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आता है तो पूरे देश में प्रॉब्लम आता है और पूरे जितने भी दुनिया की कंट्रीज हैं सब में प्रॉब्लम आता है। अब ये एक शॉर्टेस्ट रूट है, तो अगर ये रूट सही होता है तो बहुत ही इजीली सामान पहुंचाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको लैंड रोवर जैगुआर लंदन पहुंचाना है या फिर टाटा की कोई भी गाड़ी लंदन पहुंचानी है, तो अगर आप इस रूट से जाओगे, रेड सी रूट से, तो देखो कितना शॉर्ट है ना। और अगर इसमें प्रॉब्लम है, आप इस रूट को नहीं यूज कर सकते, तो देखो आपको ऐसे घूम के बिल्कुल लंबा जाना पड़ेगा और इधर बहुत मेजर कंट्रीज हैं, तो इसके वजह से इनका ट्रांसपोर्टेशन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई। अब ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो फिर आपके प्रोडक्ट्स भी महंगे होंगे, प्रोडक्ट्स महंगे होंगे तो फिर प्रोडक्ट्स बिकेंगे नहीं। तो ये रीजंस थे जिसके वजह से टाटा मोटर्स का ये हाल हुआ। और अभी रिजल्ट आया, आपने देखा रिजल्ट भी खराब था। अब जो दूसरा रीजन था वो ये है, और ये रीजन मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया था, कुछ लोगों से बात किया, थोड़े से सोशल हैंडल्स देखे, थोड़ा रिसर्च किया, उसके बेसिस पे मैं ये बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी टाटा मोटर्स में इन्वेस्टेड हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा रिसर्च किया था। तो प्रॉब्लम ये है कि लोगों का कहना है कि जैसे मारुति सुजुकी है, तो मारुति सुजुकी क्या करती है, सेल्स बहुत अच्छे से करती है, फॉलो अप करती है, कॉल करती है, पूछती है सर आपको कार क्यों नहीं पसंद आया, आपको कुछ चेंजेस चाहिए, डिस्काउंट चाहिए, मतलब डिटेल में केयर करती है। लेकिन टाटा मोटर्स का ऐसा सीन नहीं है, टाटा मोटर्स इवन की फॉलो अप भी नहीं लेती है। यानी कि अगर आपको कार की नीड है और टाटा मोटर्स के पास लीड आई, तो वो उस तरह से नहीं एक्ट करते जिस तरह से मारुति सुजुकी या फिर अदर कंपनीज एक्ट करती हैं। ये था प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि टाटा मोटर्स का सर्विस का इशू है, टाटा मोटर्स की सर्विस उतनी अच्छी नहीं है। तो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से लोग टाटा मोटर्स से पीछे भाग रहे थे और सेल्स पे इसका आपको अफेक्ट दिखा होगा। क्योंकि देखो ज्यादा गाड़ियां आपको अभी टाटा मोटर्स की दिख रही होंगी सड़क पे, लेकिन अभी भी अगर आप ब्रेकअप देखो तो टाटा मोटर्स का जो मेजर पैसा आता है वो लैंड रोवर जैगुआर से ही आता है। तो अगर वहां पे कंडीशन सुधरती है तभी पूरा टाटा मोटर का जो है वो हाल सुधरेगा। तो ये हो गए रीजंस की टाटा मोटर्स क्यों बुरा परफॉर्म कर रहा है, क्यों स्टॉक प्राइसेस गिरते
गिरते जा रहे हैं। अब मेरे फ्रेंड का जो दूसरा सवाल था वो ये था कि क्या मुझे इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब इसका मैं आपको कुछ फैक्ट्स दूंगा, फिर आप उस हिसाब से डिसीजन लेना, क्योंकि वीडियो है शॉर्ट में ही मुझे बनाना पड़ेगा, मेरी भी मजबूरी है, तो मैं आपको आंसर देता हूं। देखिए, सबसे पहली चीज कंपनी ने ये बोला है कि वो FY25 तक JLR को किसी भी तरीके से डेप्थ फ्री करने का लक्ष्य रखते हैं, और आई थिंक उन्होंने अभी कर भी दिया, मैंने कुछ दिन पहले न्यूज में कवर किया था। तो ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, अगर आप पूरे दुनिया से कंपैरिजन करो तो वो ये है कि अगर आप यूएस में देखो तो यूएस में 1000 लोगों के ऊपर 687 कार्स हैं। ऑस्ट्रेलिया में देखो तो जो 1000 लोग हैं उसमें से 684 लोगों के पास कार्स हैं। इटली में 668 लोग, कनाडा में 600, जापान में 597, फ्रांस में 610, जर्मनी में 599, चाइना में 200 कार। अब आप ये सोच रहे हो कि चाइना में सिर्फ 200 कार क्यों है? देखो, बहुत सारे कंट्रीज का रूल भी होता है कि वो ट्राई करते हैं कि लोग कार कम यूज करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा यूज करें, क्योंकि पॉपुलेशन का इशू है, फिर एयर पॉल्यूशन का इशू है। अब इंडिया का डेटा बताता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग। इंडिया में 1000 लोगों के ऊपर सिर्फ 30 कार है, 30 कार्स। तो आप नंबर समझ रहे हो कितना कम है। अब इस डेटा से मैं आपको ये बता देता हूं कि इंडिया में कार्स की डिमांड बहुत 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 ज्यादा आने वाली है। लगभग 30-40 टाइम्स ज्यादा तो कार्स की डिमांड आएगी ही इंडिया में। यानी कि जो ऑटो सेक्टर है वो तो अच्छा परफॉर्म करेगा। अब उसमें टाटा मोटर्स कहां आता है, ये ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि जो ऑटो सेक्टर होता है वो एक साइक्लिक इंडस्ट्री है। अगर आपने इसमें गलत टाइम पे एंट्री ले लिया तो फिर आपके पैसे फंस सकते हैं। क्योंकि आप अगर पैटर्न भी देखो टाटा मोटर्स का पिछले सालों का, मतलब अगर 10 साल का देखो तो टाटा मोटर्स ऊपर जाता है, फिर कुछ टाइम बाद थोड़ा नीचे आ जाता है, फिर ऊपर जाता है। तो ये चीज हो गई। अब अगर मैं आपको दूसरा पॉइंट बताऊं टाटा मोटर्स के बारे में जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग आपको लग सकता है, वो ये है कि टाटा मोटर्स सिर्फ एक कंपनी नहीं है। टाटा मोटर्स पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम बनाने का कोशिश करता है। अब टाटा मोटर्स फॉर एग्जांपल इकोसिस्टम में अगर आप समझने की कोशिश करो तो इनका फ्लीट एज है, फिर इनका ई दुकान है, उसी में ये लोग व्हीकल फाइनेंसिंग भी करते हैं NBFC, और साथ ही साथ इनका शेयर भी है टाटा टेक्नोलॉजीज में। और अब अगर मैं आपको NCAP रेटिंग की बात करूं, यानी कि ग्लोबल NCAP रेटिंग, तो इंडिया के अंदर जो टॉप 10 सेफेस्ट कार आती हैं उसके अंदर 5 कार्स तो टाटा मोटर्स की ही हैं। यानी कि टाटा मोटर की कार कितनी सेफ है आप खुद समझ सकते हो। और जब भी आप सोशल मीडिया खोलते होगे तो आपको साफ साफ ये चीज दिखती होगी कि हर जगह टाटा मोटर्स के मजबूती की ही तारीफ होती रहती है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसको आपको कंसीडर करना चाहिए। फिर आप सोच सकते हो कि आपको टाटा मोटर्स में इन्वेस्टमेंट करना है या फिर नहीं करना है। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, टाटा मोटर्स अब डीमर्ज हो रहा है। टाटा मोटर्स जो नॉर्मल इनका पैसेंजर व्हीकल है और दूसरा हैवी कॉमर्शियल व्हीकल्स। तो जो कंपनी का फोकस है वो और अच्छे से हो जाएगा अपने कंपनी के ऊपर, क्योंकि अभी तक जो फोकस था वो जब बड़ी कंपनी होती है सारा एक ही में रहता है तो हौच पौच होता है। अब जब कंपनी डीमर्ज हो जाएगी तो एक ग्रुप अलग चलेगा, दूसरा ग्रुप अलग चलेगा इंडिपेंडेंटली। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से मुझे थोड़ा होप लगता है। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कार इंडस्ट्री में वो ये है कि इनके पास कोई भी कॉम्पिटिटिव एज होता ही नहीं है। यानी कि अगर आप ध्यान से देखो तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो मारुति के लिए भी चक्के बनाती होंगी, टाटा मोटर्स के लिए भी, हुंडई के लिए भी, किया के लिए भी, तो कोई कॉम्पिटिटर एज बचता नहीं है। तो इसलिए मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं है ये इंडस्ट्री। और जैसे ही मैं थोड़ा प्रॉफिट में आ जाऊंगा, मेरे जो पैसे हैं वो 3x 4x हो जाएंगे, मैं इसमें से एग्जिट कर लूंगा। तो ये था मेरा पूरा व्यू पॉइंट। मैं आपको नहीं कहता कि आप मेरा व्यू पॉइंट लेकर के कोई भी डिसीजन लो, आप अपने जो एडवाइजर है उनसे सलाह जरूर लेना। और जब मैंने आपको इतनी बात बता दी तो आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि मैंने कितनी इन डेप्थ रिसर्च करी होगी सिर्फ एक स्टॉक लेने के लिए। तो मैं आपको यही मोटिवेट करूंगा कि आप भी इसी तरीके से पहले पूरा इन डेप्थ रिसर्च करो, फिर आप डिसाइड करो आपको टाटा मोटर्स लेना है या फिर नहीं लेना है। तो बहुत सारी चीजें जो मैं कवर नहीं कर पाया, क्योंकि देखो 25 मिनट की वीडियो हो गई अभी तक रिकॉर्ड करते करते, और जब आपके पास ये ऑडियो आएगी तो हो सकता है आपको 20 मिनट की लग रही हो। और इसीलिए एटलीस्ट आप एक लाइक तो कर ही सकते हो अगर आपको ये सारी चीजें पसंद आई हैं। और अब लेता हूं मैं आपसे अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, और कल फिर से मिलते हैं इसी टाइम पे। तब तक के लिए आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।